नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश मेहरिया भारतीय संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत आज एक बार पुनः एक नया प्रश्न लेकर हाजिर हूं साथियों। ये प्रश्न सेकेंड ग्रेड यानी कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया है साथियों। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, लेकिन प्रश्न पर चलने से पहले जैसा कि आप अक्सर करते हैं कि वीडियो को सिर्फ प्रश्न देखकर ही आप स्किप कर देते, ऐसा ना करें, क्योंकि अब आने वाले जो प्रश्न हैं इनकी व्याख्या में से बनेंगे। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो सामान्य है जो आप सभी दे सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न के आधार पे अब एग्जामिनर इसको पूछ चुका है तो इसके आधार पे इसकी डिटेल में से अगला प्रश्न बनाएगा। और ऐसी कंडीशन में उस प्रश्न का उत्तर हमें तभी आएगा जब हम इस प्रश्न की संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे। चलिए साथियों, तो सबसे पहले आज के प्रश्न का हम रुख कर लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? तो पहली बात आपके सामने उपाधियों की समाप्ति की गई है और दूसरा अनुच्छेद पूछा गया है। इसका उत्तर मेरे हिसाब से बहुत सामान्य है, जिसका आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये कहाँ पूछा गया प्रश्न है? सेकेंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा जीके के अंदर जो आपका जो है ग्रुप बी का पेपर हुआ है आपके सामने तारीख 22/12/2022। ठीक है साथियों, इस तिथि को ये प्रश्न पत्र हुआ था, इस प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया है। ठीक है, अब कहता है कि अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, तीसरा अनुच्छेद 17 और चौथा अनुच्छेद 18। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 18 आपके सामने 18 आपके सामने उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले तीन ऑप्शंस क्या कहते हैं, पहले हम इस पर विचार करेंगे। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के अवसरों में समानता। लोक नियोजन के अवसरों में, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं इधर, समता। पहला प्रावधान, इसका मतलब है सरकारी नौकरियों में सभी को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। किसी के साथ सरकारी नौकरियों में भर्ती करते समय किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कहता है लोक नियोजन के अवसरों में समानता, यानी कि सभी वर्ग अपना अपना क्या है आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे अपवाद भी हैं और आरक्षण के प्रावधान भी इसी अनुच्छेद में है साथियों। जी हाँ, सरकारी सेवाओं में आरक्षण अनुच्छेद 16 ही आपके सामने प्रावधान करेगा, 16 का चौथा। चलिए, अगला अनुच्छेद 15 क्या कहता है? देखिए, बार बार हम इसकी व्याख्या भी पढ़ चुके हैं, आप सभी को पता होगा, तो आप बताइए। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, भेदभाव का निषेध, मैं इसको यहीं लिख देता हूं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको याद भी अपन ने कर रखा था। ठीक है, कैसे याद किया था? सबसे पहले बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद उसका लिंग निर्धारित होता है, लिंग से जाति, जाति से वंश और वंश से धर्म का निर्धारण होता है। ठीक है, अगर आपको इस अनुच्छेद को पूरा पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके ऐसे इस अनुच्छेद से संबंधित बनने वाले अन्य प्रश्नों को भी आप समझ सकते हैं साथियों। चलिए, अगर हम बात करें अनुच्छेद 17, ये आपके सामने कहता है अस्पृश्यता का अंत। अब देखिए, पिछले ही हमने जो है प्रश्न में इसकी व्याख्या पढ़ी है, हमने ये भी पढ़ा है कि अस्पृश्यता का अंत आपके सामने अनुच्छेद 17 में दिया गया। लेकिन अस्पृश्यता का अंत इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। ठीक है, जो विधि के अनुसार दंडित होगा। यानी कि अस्पृश्यता अपने आप में एक अपराध है। किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत करना, अपने आप में एक अपराध है जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यहां पर तो ये बात लिखी गई है। लेकिन
इस अनुच्छेद 17 के अधीन किसी व्यक्ति को दंड देने के लिए, इस अनुच्छेद को प्रभावी करने के लिए भारतीय संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है? यह प्रश्न सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में आया था साथियों। तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि प्रश्न वही हैं, लेकिन घुमा घुमा के एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अनुच्छेद 17 करके आपको मिल जाएगा, आप उसकी व्याख्या पढ़िएगा, जहां पे आपको दंडनीय विधि का आपको प्रभावी करने के लिए विधान कहां पर है इस बात का उल्लेख मिलेगा। अभी अपन बात करेंगे अनुच्छेद 18 की, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 18 की बात की गई, इसके बारे में अपन पूरी बात करेंगे। अनुच्छेद 18 कहता है आपके सामने उपाधियों का अंत। अच्छी बात है। बहुत सारे विद्यार्थियों को सिर्फ इतना पता है कि सर शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर उपाधियों का अंत है, इससे ज्यादा क्या है? कुछ भी नहीं है इस अनुच्छेद में। नहीं साथियों, इस अनुच्छेद में 4 प्रावधान है, 4 प्रोविजन है। जिन लोगों ने वीडियो स्किप कर दिया उनका तो भला हो गया, अब अपन अपना भला कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 4 प्रावधान है, 4 प्रोविजन से 4 क्या क्या है। सबसे पहले तो 18(1) है, जो कहता है शिक्षा व सेना के क्षेत्र को छोड़कर राज्य, शिक्षा, हालांकि होने को तो अगर अपन बात, अच्छा यहां भी अगर अपन शब्दों का क्रम याद रखेंगे, थोड़ा सा माफी चाहता हूं, पहले आएगा सेना। हाँ, क्योंकि दिक्कत रहती है, सेना व विद्या लिखा हुआ, असली शब्द जो आपके सामने यहां लिखा हो क्या है? विद्या। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं शिक्षा। सेना व विद्या के क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी कि आपके सामने यहां पर 2 चीजें महत्वपूर्ण है, सेना और विद्या के क्षेत्र को छोड़कर। प्रश्न देखिएगा, अब अगला प्रश्न यही से है, इसी में पूछ लेगा कि उपाधियों के अंत में किन 2 क्षेत्रों को छूट प्रदान की गई है, किन 2 क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है, सेना और विद्या, या किन 2 क्षेत्रों में उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं, सेना या विद्या। इसके बाद में अगला प्रश्न इसे पूछा जा सकता है कि राज्य सेना व विद्या के क्षेत्रों में उपाधियां प्रदान करता है, इस बात की अनुमति प्रदान करता है 18(1), 18(2), 18(3), 18(4). समझ रहे हैं? चलिए, इसी प्रकार अगला है 18(2). यहां आपके सामने लिखा गया, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। दिख तो रहा है ना साथियों, आपको पूरा का पूरा कवर हो रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, इसके बाद में 18(3) क्या कहता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखिए, कोई भी विदेशी नागरिक, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कोई भी जो भारत का नागरिक नहीं है, कोई भी विदेशी नागरिक जो राज्य के अधीन लाभ व विश्वास के पद पर कार्यरत हो, ये याद रखिएगा, इस शब्दावली पूछी जाती है एग्जाम में। कोई भी विदेशी नागरिक जो राज्य के अधीन लाभ व विश्वास के पद पर कार्यरत हो, वह आपके सामने बिना राष्ट्रपति की सहमति के, यानी कि आपके सामने राष्ट्रपति की सहमति के बिना
सहमति के बिना, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा राष्ट्रपति की सहमति के बिना। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, सहमति के बिना लिखा हुआ है यहाँ पे, लाभ व विश्वास का पद। ये तो साथियों एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर आता है। अगर आपके नहीं आया तो पक्का याद रखना, ये प्रश्न आपके आएगा। चलिए अगला है 18(4). यहां पे है कुछ नहीं है, सिर्फ अगर हम बात करें कोई नागरिक, मतलब किसकी बात की गई है, भारतीय नागरिक की। प्रोविजन सेम है, केवल राज्य के अधीन कोई लाभ व विश्वास का पद धारण करता हो और राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो यहां पे आपके सामने इंपॉर्टेंट बात यह कि विदेशी नागरिक का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, 18(3) में, और भारतीय नागरिक का किस में है, 18(4) में। किसके संदर्भ में, जो राज्य के अधीन लाभ और विश्वास का पद धारण करते हैं। ठीक है, यह याद रखना है, यह याद रखना है, यह याद रखना है, और राष्ट्रपति की सहमति के बिना, यह याद रखना है। क्योंकि शब्दों को टारगेट करके, आपने पहले भी प्रश्न देखे हैं, शब्दों को टारगेट करके एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहां से संभावित प्रश्न आपका अगला बन सकता है साथियों। इनमें से कोई भी इस प्रोविजंस में से आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपके इस अनुच्छेद के, अनुच्छेद 18 के सभी कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, हालांकि वो एक मामला अलग है कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब जो हैं आपके सामने उपाधियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। बालाजी राघवन मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, डिसीजन दिया गया है। तो ये सब चीज़ें, बातें जो है ऊपर लेवल की। पहले हम सामान्य प्रावधान, सामान्य प्रोविजंस पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम आरएस के प्रश्नों की व्याख्या करेंगे उस समय हम ऐसे मामलों के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हम सामान्य लेवल के जो एग्जाम, संविधान को जो टू द पॉइंट, संविधान को टारगेट करके जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं उनकी हम समीक्षा करेंगे, जिससे अगर हमारे ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तब मैं आपको अगर वे मामले बताऊंगा इन पे आधारित कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, फटाफट आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मैं चाहे कितने अच्छे उदाहरण दे लूं, फिर मामला समझ में आपको नहीं आएगा, ना तो कंटेंट समझ में आएगा, ना प्रश्न की लैंग्वेज आपको समझ में आएगी। तो चलिए साथियों, इसी प्रकार के बेहतरीन कंसेप्ट के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पेन मारिए, मार्कर मारिए, पेंसिल मारिए, रबड़ मारिए, कुछ भी फेंक के मारिए, वो लाल बटन सब्सक्राइब होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।